ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, अब सुन लीजिए भाई। ऑप्टिकल फाइबर जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बारीक पाइप होता है और उसके अंदर जो है एक कोर होता है, एक क्लैडिंग होता है। तो आपको बस ये सिंपल सा इसका डायग्राम लर्न करना है और उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कोर है ना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। तो जब अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम से ज़्यादा हो गया, कोर का क्लैडिंग से ज़्यादा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जब ट्रैवल करती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, तो इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई दी थी थ्योरेटिकल। नमस्ते। थ्योरेटिकली टॉपिक है, एप्लीकेशंस इसके देख लें। फर्स्ट है, एज अ लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन। ऑप्टिकल फाइबर मेडिकल और ऑप्टिकल एग्जामिनेशन में यूज होते हैं। हाँ जी, कौन सा वाला? अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है। A single fiber cannot be used to see the complete image of an object. To see the complete image of an object, a bundle of optical fibers is used, which is called a light pipe. ये ऐसे होता है, बताता हूँ। जैसे ये एलईडी स्क्रीन है, तो एलईडी स्क्रीन में एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या ना, बहुत बारीक बारीक पतले पतले बल्ब्स होते हैं। तो एक बल्ब से तो मैं टीवी देख नहीं सकता। और सामने क्या होता है, सामने पीछे से तो पिक्चर आती है। वो जो पिक्चर है ना, वो पिक्सल्स में आती है। हमने देखा है जो फोटोज भी होती हैं या कैमरा की क्वालिटी होती है, उसमें बोलते हैं इतने मेगा पिक्सल का है, ऐसा। तो वो जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स का मतलब छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में डिवाइडेड है पूरी पिक्चर। और जो वीडियो है वो भी क्या है, वो है मूविंग पिक्चर्स के एक के पीछे एक के पीछे एक पिक्चर फ्लो कर रही है लगातार। और जब वो पिक्चर्स फ्लो करती हैं तो हमें मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड मूवी, है ना। समथिंग विच इज मूविंग, पिक्चर्स जो है जो मूव करती हैं, इसीलिए उसको मूवी बोल देते हैं। तो क्या है कि जो एलईडी है, तो एक पतला सा एलईडी, बराबर में दूसरा एलईडी, तीसरा एलईडी, चौथा एलईडी। तो एक रो हो गई एलईडीज की, फिर दूसरी रो हो गई एलईडीज की, फिर तीसरी रो हो गई एलईडीज की। तो ऐसे ही एलईडीज का पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाता है। अब उन पैटर्न्स में पीछे से जो है, जो पिक्सल्स हैं, वो पिक्सल्स आते हैं। और जैसे ही वो पिक्सल्स आते हैं तो वो एक साथ सारी एलईडीज ग्लो करती हैं और वो पिक्सल्स एकदम ब्राइट हमको दिखाई देते हैं। वो पिक्सल्स जब जुड़ जाते हैं तो हमको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई देती है। ठीक, अब वही काम ऑप्टिकल फाइबर में है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में एक पतला सा ऑप्टिकल फाइबर आया, दूसरा आया उसके बराबर में, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। तो इसलिए बंडल की जरूरत पड़ती है, एक फाइबर, दूसरा फाइबर, तीसरा फाइबर। और वो जो पूरा बंडल आता है वो हमको पूरी एक अच्छी पिक्चर दिखा देता है। ठीक है ना। तो इसीलिए सिंगल ऑप्टिकल फाइबर से हमारा ऑप्टिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जनरेट नहीं हो सकता। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हम पहला एप्लीकेशन इसका देख रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन या ऑप्टिकल एग्जामिनेशन, उसमें ये किस तरीके से यूज होता है वो ऐसा है। जैसे एक पतला सा पाइप है। अब उस पतले से पाइप में हम सोचते हैं कि यार ये सिंगल फाइबर है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं। इतने पतले फाइबर्स होते हैं, हेयर जैसे हेयर का स्ट्रैंड होता है, जैसे बाल होता है ना। तो बाल का भी अगर एक गुच्छा अगर हम लेंगे ना, तो एक जगह अगर हमने बालों को देखा तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे बाल होते हैं। तो वो जो बाल हैं, इसी बालों की ही थिकनेस का ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल होगा। अब वो जो बंडल है वो पूरा का पूरा एक पाइप बना देता है। हमको देखने में हमें क्या दिखाई देता है, हमें तो बफर कोटिंग दिखाई देती है। अंदर क्या है, कोर, उसके ऊपर क्या है, क्लैडिंग, उसके ऊपर क्या है, बफर कोटिंग। तो हमें तो बफर कोटिंग दिखाई देती है। तो बफर कोटिंग को क्या करते हैं कि वो जीप पकड़ी, जीप पकड़ कर यहाँ पर ऐसे यहाँ खींच ली, इधर उस पर टेप लगा देते हैं अच्छी तरीके से, तो काली माई की तरह जीप बाहर आ जाती है ना। फिर पेशेंट को लिटा देते हैं, है ना। लिटाने के बाद में उसके गले के थ्रू वो ऑप्टिकल फाइबर अंदर जाता है, एंडोस्कोपी बोलते हैं इसको, है ना। तो वो गले के थ्रू पाइप अंदर जाता है और उसके बाद जो है वो पेशेंट तो कुछ बोल ही नहीं सकता, बेहोश भी नहीं है वो, बेहोश भी नहीं है। फिर वो पाइप पेट के अंदर जाएगा, फिर आपको गुदगुदी सी महसूस होगी, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। और फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, पिक्चर्स उसकी जो है ना वो सामने दिखाई देती रहेंगी। ये देखो जी, ये आपने पेट में ये गड़बड़ कर रखी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर 3-4 दिन तक आपकी टंग में दर्द रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो पिक्चर्स लेता है। तो वो एक जो पतला सा वायर जा रहा है ना, मेरी हो चुकी है इसलिए बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि वो जब अंदर जाता है तो फिर कंट्रोल, वो पहले ही बोल देते हैं भाई हंसी कंट्रोल करनी है, थोड़ी सी हंसी आ सकती है और खांसना नहीं है। पहले ही पूछ लेते हैं कि खांसी तो नहीं आ रही, खांसोगे तो दर्द होगा बहुत ज़्यादा। और खांसने में कई बार जीभ का मूवमेंट भी होता है। तो उसमें क्या है कि वो अंदर जाकर वो चेक करते हैं, है ना, कि स्टमक में, लिवर में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक, तो उसमें क्या है कि वो पिक्चर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। ठीक, ये विराज को बहुत हंसी आ रही है, ये सोच रहा है कि मेरी हालत क्या हुई होगी तब। चलो जी, अगला देखिएगा। दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन टेलीकम्युनिकेशन।
तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टेलीकम्युनिकेशन में, तो टेलीकम्युनिकेशन के जो सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होते हैं। ये हमारा लैंडलाइन टेलीफोन ऑप्टिकल फाइबर पर काम करता है। घर में जो बारीक सी वायर आ रही है इंटरनेट की, ठीक है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर पर काम करती है। और वाईफाई में कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में प्रॉब्लम नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी अगर आप ज़मीन के नीचे दबा दो गलेगा, कटेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसकी खास प्रॉपर्टी है। चलिए जी यहाँ तक अगर क्लियर है, ठीक, आगे देखिएगा 2-4 क्वेश्चंस हैं। तो अच्छा चलो 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है। तो हमको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो मटेरियल दे रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। अच्छा, जब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रे जो है ना वो उस मटेरियल के अंदर एंटर कर रही है। कहाँ से? एयर से। सीधा सीधा बोला ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, तो वो एयर से उसके अंदर एंटर कर रही है। अच्छा, तो हम ऐसे लिखेंगे ए म्यू जी इज इक्वल टू √3। यहाँ तक समझ गए? सॉरी, जी नहीं, मटेरियल एम लिख दो। हाँ, ए म्यू एम इज इक्वल टू √3, ये हो गया। अब जो लाइट रे है इसमें जो ये आपका क्रिटिकल एंगल जहाँ भी आएगा, तो क्रिटिकल एंगल कब आएगा? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो क्रिटिकल एंगल में हमारा लाइट रे कहाँ से कहाँ मूव करता है? ये डेंसर से रेयर में मूव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को एम म्यू ए चाहिए, एम म्यू ए चाहिए। तो एम म्यू ए क्या हो गया? एम म्यू ए ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कहाँ पर बनेगा? डेंसर मीडियम में। अच्छा, तो साइन IC, IC स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल, अपॉन साइन R, R कहाँ बनेगा? रेयर मीडियम में, इज इक्वल टू 1/√3। साइन R क्या होगा? जब भी I जो है वो IC के इक्वल होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री, ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 1/√3। अब ये यही पूछ रहे हैं आपसे कि आपको IC बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई? साइन IC इज इक्वल टू 1/√3। अभी साइन के टेबल में मुझे तो पता नहीं कि भाई 1/√3 कहाँ आता है, तो आपको क्या करना है? आपको साइन इधर ले जाना है, बस। आप क्या कहेंगे? IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया, समझ गए? ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। अगेन वही है, साइन R हमेशा 90 डिग्री रहेगा जहां भी TIR होगा या क्रिटिकल एंगल की बात होगी। TIR नहीं, क्रिटिकल एंगल जहां भी होगा वहां साइन R हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि R 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन IC अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो ये क्या हो गया? एम म्यू ए, ठीक है, एम म्यू ए, क्योंकि लाइट रे मीडियम से कहाँ जा रही है? मीडियम से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री।
तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू, ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, मीडियम से, हम मीडियम से एयर में जा रहे हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं वी एम अपॉन वी ए। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं याद करिए, ऐसा लिखता था ना मैं, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, तो 1 से 2 में मैं जा रहा हूँ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, Vm अपॉन Va, ये हो जाएगा, ठीक। साइन 90 तो 1 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो अपॉन में 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं, साइन 30 बचा बस, साइन 30 1/2 Vm, और बोलो जी Va क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, ठीक है ना, तो ये 1.5 हो गया, ठीक, तो इसको इधर ले आओ जरा, तो Vm इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला देखिएगा, एक रे डायग्राम दे रखा है, देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बार मेरे को लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है, तो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, तो इस बार क्या है, इस बार पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, जो डायग्राम इन्होंने दे रखा है, पेज नंबर 38 पर आ जाइए नोट्स में। अब जैसा डायग्राम इन्होंने दे रखा है ना, मैं एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूँ। अब इसमें मत करना रे ऑफ लाइट इसी कोने में टच क्यों कर रही है, इन्होंने दे रखा है ये यहाँ पर आया ऐसे दे रखा है, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम दे रखा है, तो वो खुद बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कंटेनर कैसा भी हो सकता है, कंटेनर सिलेंड्रिकल हो सकता है, तो कोना कहाँ ढूंढोगे सिलेंडर में, वो तो कर्व शेप होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लाइन मैंने ऐसे ना थोड़ा डार्क कर दी ताकि ओवरलैपिंग दिखाई दे, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे है, अलॉन्ग द बाउंड्री जाती है, जब क्रिटिकल एंगल होता है तो वो अलॉन्ग द बाउंड्री जाएगी, अलॉन्ग द बाउंड्री जाएगी, तो ये वाला एंगल हमको मालूम है कितना बन जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, आईसी, ठीक है। अच्छा जी, जब ये आईसी है तो ये वाली लाइन और कंटेनर की जो बाउंड्री है ये दोनों पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मुझे लगाना नहीं है उतना दिमाग, दे रखा है ये आईसी और ये भी आईसी है, ऐसा दे रखा है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे पास इस बार क्या है, इन्होंने बोला नहीं है कि ऊपर एयर है या क्या है, तो हम मानेंगे कि ऊपर एयर है, तो ये हो गया लिक्विड, इसको मैंने बोल दिया L, ये हो गया एयर, इसको मैंने बोल दिया A। तो अब क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें L से A तक जाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, साइन आई सी अपॉन साइन आर, साइन आई सी अपॉन साइन आर, हम L से A में जा रहे हैं, इज इक्वल टू L म्यू ए, इज इक्वल टू L म्यू ए। अच्छा, साइन आई सी कैसे निकलेगा, अरे भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल जो दे रखा होता है उसके सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ये 30 है, ये 40 है, सीधा लिख दो 50, कैलकुलेट नहीं करवा रहा है ना, तो ये सीधा 50 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस से निकाला मैंने, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या हो गया, साइन आई सी, साइन आई सी को मैं लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 30 अपॉन 50, ये हो गया जी 30 अपॉन 50, और अपॉन में साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या देखेंगे कि हम लिक्विड से एयर में जा रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वी एल अपॉन वी ए, तो वी एल अपॉन वी ए, वो ये पूछ रहे हैं आपको वी एल निकालना है बेटा। हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये साइन 91 हो गया, ये 30/50 0 से 0 कट गया, इधर बचा भाई हमारे पास 3/5, और इधर क्या बचा वी एल अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो वी एल इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5, तो 5 1 5, और 9 माइनस 5 इज 4, 4 0 40, 5 8 40, तो रिजल्ट आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसमें दे नहीं रखा है आंसर, पर आप समझ गए होंगे आंसर ये है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस, तो ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल बताना है। इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर, रे ऑफ लाइट एयर में इंसिडेंट हो रही है, मतलब एयर से आ रही है, which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree, ठीक है। deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree, glass air surface ये दे रखा है, अभी बताते हैं। मान लीजिए ये ग्लास है और इधर ऊपर एयर है, तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है, एयर में इंसिडेंट हो रही है, हो गई। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल बनाइए ज़रा, ये नॉर्मल बना लिया हमने, ठीक। अब मुझे मालूम है कि भाई जब एयर में स्ट्राइक हो रही है तो डेविएशन किस तरफ होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इन्होंने क्या बोला है, if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree, is deviated when angle of incidence is 45 degree, तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, और ये 15 डिग्री डेविएट कर जाएगी। 15 डिग्री डेविएट करने का मतलब क्या है, 15 डिग्री डेविएट करने का मतलब ये है कि ऐसे तो सीधी जाती, ऐसे तो सीधी जाती, 15 डिग्री इधर हो जाएगी, यानी कि 45 डिग्री ना रहकर 30 डिग्री रह जाएगा एंगल, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया, ये एंगल रह गया 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि आपको इसका क्रिटिकल एंगल बताना है, तो क्रिटिकल एंगल तो तभी बताएंगे जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी। अच्छा तो इसमें तो उल्टा दे रखा है, रेयर से डेंसर में दे रखा है, क्यों दे रखा है, ताकि आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, इसका ग्लास का। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये एयर है, ठीक, और ये क्या है ग्लास, तो हम एयर से ग्लास में आ रहे हैं, ठीक है। तो एयर से ग्लास में आए तो हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30। बोलो यहाँ तक समझ गए, ठीक। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पर कर रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, ठीक है, हाँ जी कर लो। हो गया, हो गया, ठीक है। तो ए म्यू जी साइन 45 अपॉन साइन 30, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन 45 क्या होता है 1/√2 अपॉन साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में। अच्छा ये जो ए म्यू जी है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/g म्यू ए लिख दूं, 1/g म्यू ए लिख दें, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना।
तो 1 म्यू टू को क्या बोलते हैं, 1/2 म्यू 1, ठीक है। तो 1/g म्यू ए लिख दिया मैंने इसको। ये क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 2/√2 आ गया। हाँ, ये क्यों करा, बस 2 मिनट में बता रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया करा जो है, ठीक है। करा क्यों है वो अभी बता रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये जो 2 है इसका मतलब तो √2 ही हो गया, है ना भाई। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1/g म्यू ए, या छोड़ दो अभी, ऐसे हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, g म्यू ए। भाई रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, पलट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2 ऊपर आ गया, ठीक है, और ये 2 नीचे आ गया। इस 2 को क्या लिख रहा हूँ मैं, √2 × √2, तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो 1/√2 बचा। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये करा क्यों, मुझे क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए ए म्यू जी की जरूरत नहीं है, मुझे ग्लास से एयर में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने जी म्यू ए ऑब्टेन करने के लिए इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया था। बोलो समझ गए, ठीक है। अब जैसे ही जी म्यू ए आया, तो जी म्यू ए आते ही अब मैं क्या बोलूंगा, साइन आई सी अपॉन साइन आर, या साइन 90 लिख दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्रिटिकल एंगल जहां बोलेंगे तो आर की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन आई सी अपॉन साइन आर हो गया, साइन 90, ठीक है। अच्छा जी, और ये क्या बचा, ये बचा 1/√2, साइन 90 इज 1, ये तो 1 हो गया। तो साइन आई सी इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, साइन 45 पर। तो इसका मतलब हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 डिग्री होगा। समझ गए। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, परिधि, स्वाति, सानवी क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ओके ओके ओके। अगला देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे दिया म्यू जी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है छोटा सा 3/2, ठीक है। तो अब ये जो 3/2 लिखा हुआ है और सिर्फ म्यू जी लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि लाइट रे ना एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक। अच्छा, टू वाटर, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में पास कर रही है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्रिटिकल एंगल बनेगा यहाँ पर, हाँ बनेगा, क्योंकि ग्लास से वाटर में जा रही है रे ऑफ लाइट। तो ग्लास क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या लिक्विड है, तो सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस है ना, और लिक्विड थोड़ा कम डेंस, तो यानी कि ग्लास के कंपैरिजन में वो रेयरर हो गया, वाटर जो है ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर हो गया। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे जा रही है ग्लास से वाटर में। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट रे जा रही है ग्लास टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। अब ग्लास से जब वाटर में जा रही है लाइट रे, तो इसको क्या लिखा जाता है, अब मैं ना इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है ये, तो इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था शायद, इसको लिखते हैं ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी, ऐसे लिखा जाता है, ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी, ठीक है। अच्छा, और अगर लग रहा हो कि नहीं नहीं ये कहाँ से आ गया, तो एक ही मिनट में देख लो जरा, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। ए म्यू जी का मतलब क्या हो गया, वी ए अपॉन वी जी, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में क्या आ गया, वी ए वी जी, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में वी डब्ल्यू वी ए, ये क्या हो गया, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। इसका मतलब लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही है, मतलब जी म्यू डब्ल्यू, ये जी म्यू डब्ल्यू को तो लिखा है मैंने। तो अगर हम वेलोसिटीज के टर्म्स में नहीं लिख रहे हैं, हमको अलग अलग दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, अगर हमें दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं जी म्यू डब्ल्यू, तो क्या करेंगे, याद रखना, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, ठीक है ना।
और जब मैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ तो समझ जाना विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल रहा हूँ, मतलब ये ए और ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सभी को क्लियर है ना ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, साइन आई सी, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल भाई निकालना है, और साइन आर, आर क्या है 90 डिग्री, ये साइन 90 है, ठीक है। अब ठीक है, बस 2 ही डिग्री घटा रहा हूँ मैं, यहाँ से ना हीट आती रहती है। सर्दियों में मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसको, बहुत बढ़िया लगता है, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ से गरम गरम हीट आती रहती है। खरीदा सर्दियों में ही था, गर्मियों में पता चला, इन्हें शंकी ने भी नहीं बताया, अब खुश हो रहा है। तुम कल क्यों नहीं आए थे, मेला देखने गए थे तुम कल? नहीं, परसों डांडिया खेलने, परसों भी नहीं आए थे, 2 दिन से गायब हो। चलो जी, तो ये हो गया 3/2। हाँ, तो म्यू जी दे रखा है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दे रखा है 4/3। तो म्यू डब्ल्यू ये है 4/3, म्यू जी दे रखा है 3/2 इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन 90 कितना है 1। अभी सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 साइन आई सी, ठीक है जी। निकालना मुश्किल है, तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। अभी अगर 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा जो आंसर में दे रखा है 0 पॉइंट, हाँ और क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ना ये अगला क्वेश्चन जो है मैं एक बार देखूंगा कि क्या है इसमें ना। मैं नोट्स में फिगर बनानी भूल गया, देखो आप लिखा है द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। कहाँ है, ऊपर दे रखी है क्या? ना 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 ना, है ना। तो मैं फिगर इसमें बनानी भूल गया, मैं एक बार देखूंगा इस क्वेश्चन को, फिर आपको बता दूंगा कि क्या फिगर है कैसे है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ तक हमारा जो है ये वाला पोर्शन खत्म होता है, क्रिटिकल एंगल TIR ये सारा खत्म होता है, आपका मिरर वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेंसेज पर आएंगे, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में क्या है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 surfaces at least one of which is a curved surface. Lenses can be divided into 2 categories, convex और converging, concave और diverging, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे हमने मिरर की स्टार्टिंग करी थी ना, वैसे ही लेकर चलना है इसमें भी। तो जब एक मिनट, स्फेरिकल लेंसेज में अब आप ये देखिए, जैसे हमारे पास एक स्फीयर है ना, और हमने इसमें क्या करा, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर है, स्फीयर की हमने एक साइड यहाँ पर कट लगा दिया, ठीक है, और इधर भी कट लगा दिया। ये एक टुकड़ा हमने यहाँ से निकाला, एक टुकड़ा यहाँ से निकाला, और दोनों को आमने सामने चिपका दिया। एक टुकड़ा ये निकाला और एक टुकड़ा ये निकाला, दोनों को आमने सामने चिपका दिया, ऐसे और ऐसे। तो अब जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, इधर से देखें तो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, जो सरफेस है, और इधर से भी उभरा हुआ सरफेस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। और ये क्या है कि ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो इसको ना बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। ऐसे ही बाई कॉन्वेक्स मतलब 2 तरफ से उभरा हुआ है। अच्छा, अगर इसी टुकड़े को, ये जो कर्व्ड पीस इधर था, इसी टुकड़े को मैं पलट दूं, ऐसे पलट दिया, और ऐसे ही ये वाला जो टुकड़ा है इसको पलट दिया, ऐसे ऐसे अगर पलट दिया, और फिर इसको हम यहाँ से एक ग्लास से इधर चिपका देते हैं, एक ग्लास का पीस इधर चिपका देते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस, तो होता क्या, ये इनकी दोनों सरफेसेस कॉन्केव है ना, गहरी की सरफेस को कॉन्केव बोलते हैं।
तो ये क्या हो गया, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक, अब इसके बाद कुछ टाइप्स हैं, वो कभी कभी पूछ ली जाती हैं पेपर में, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है वो आप समझ जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पेज नंबर 38 पर बिल्कुल नीचे। इट इज थिकर एट द सेंटर, सेंटर लिखा ही नहीं है, इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस, इट हैज़ अ रियल फोकस। अब टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, पहला है डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस। इन दिस लेंस बोथ सरफेसेज आर कॉन्वेक्स। दूसरा है प्लानो कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लिखना था इसको, ये भी गलत लिखा गया है, प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक कर लो इसको। इन दिस लेंस नहीं, जो बी वाला है ना वो है प्लानो कॉन्केव लिखा है, उसको कॉन्केव काट के कॉन्वेक्स कर दो। और सी है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आप ना इसके डायग्राम देखेंगे, देखो ये तो हो गया डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस, इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस इधर भी कॉन्वेक्स सरफेस। दूसरा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब इधर जो है कॉन्वेक्स सरफेस और इधर प्लेन सरफेस, तो ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, और तीसरा है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स मतलब इधर जो है एक तरफ कॉन्वेक्स सरफेस और एक तरफ कॉन्केव सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स इधर वाली, इधर से देखेंगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो गहरा दिखाई देगा, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, ऐसे हो गया। ठीक, अच्छा जी, सेकंड आ जाइए, कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। इट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस, इसका फोकस वर्चुअल होता है, वो मैं अभी रे डायग्राम्स इसके करवाऊंगा ना तब बता दूंगा। इट हैज़ अ वर्चुअल फोकस। टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंसेज, तो एक तो डबल कॉन्केव, एक प्लानो कॉन्केव और एक कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, अब मुझे लग रहा है समझ गए होंगे, ये भी बताने की बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ कुछ लग रहा है। ठीक है जी, क्लियर, आगे चलते हैं फिर। डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद स्फेरिकल लेंसेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताने की जरूरत नहीं है, ये वही है जो मिरर में देखा था। क्या दिखाई दे गया? बड़े खुश हो रहे हो। The center of curvature of the surface of a lens is the center of the sphere which it forms a part, because a lens has two surfaces, so it has two center of curvatures. ये आप समझ गए होंगे, लेंस की दो सरफेसेस होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वाला जो कर्व है, इस वाले कर्व को मैंने कंप्लीट करा इधर, है ना, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, इधर वाले को कंप्लीट करा तो एक इधर आ गया। ठीक है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर्कल नहीं बना है। ठीक, अगला देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इधर वाला सरफेस है ना, इधर वाले सरफेस को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो भाई इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इधर वाले को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। अच्छा, ऐसा होता है, हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, अभी बता देता हूँ आपको कि कॉन्वेक्स लेंस ना हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। ऐसा मिल सकता है कॉन्वेक्स लेंस, इधर तो बड़ा कर्व दिखाई दे रहा है, इधर उतना कर्व नहीं, इधर स्ट्रेट सा दिख रहा है ना, है लेकिन इधर भी कर्व, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में अगर आपने करा हो तो उसमें R1 और R2 दो अलग अलग आते हैं, है ना, तो दोनों सर्फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, और होगा, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे होगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड देखें, प्रिंसिपल एक्सिस छोड़ दूं, प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है जो उसके सेंटर से गुजरती है। एक्चुअली क्या है कि ये इसका ना, ये इसके बेसिक्स हैं और ये डायरेक्टली पूछा नहीं जाता पेपर में, आपको पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो मैं उसको बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। अगला आ जाइए, ऑप्टिकल सेंटर, पेज नंबर 41 पर। ऑप्टिकल सेंटर में क्या है? हाँ जी, हाँ, नहीं अलग अलग कर देना, अलग अलग, एक में कर्व थोड़ा ज़्यादा दिखा देना, एक में थोड़ा कम दिखा देना, वो उतना बारीकी से पूछेंगे नहीं आपसे। जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स में ये आता है, उसके अलावा जहाँ ड्रॉ करने की बात आएगी वो 3-4 डायग्राम्स हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। एक आएगा आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक आपका आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये 4 डायग्राम्स हैं। ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है ना, वो होता है ना, वो
जो डिटेक्टिव रखते हैं अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, वही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं उसको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 आ जाते हैं लेंसेज। तो ये 4 डायग्राम आपको करके जाने हैं और आसान है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक है आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, है ना। ये है। एक रिफ्रैक्टिंग टाइप भी होता है, पूछा तो जा नहीं रहा पर मैं कराऊंगा, मैं करा दूंगा, बस डायग्राम करके चले जाएंगे उसका। सब कुछ है, सारा दे रखा है, बिल्कुल एक एक चीज दे रखी है, कुछ छूटा नहीं है। चलिए जी, उसके बाद जरा देखिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में हम क्या करेंगे कि जैसे मिरर था, तो मिरर में तो ऐसा कुछ नहीं करा जाता था, लेकिन लेंस में ऐसा करा जाएगा। क्या? इसमें होना चाहिए था ना लेंस वाला भी कुछ। हाँ है ना, है इसमें कुछ, ये वाली लाइन, ये चलिए जी, तो अगला देखिए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर में हम ये देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम ये करते हैं कि एक एक्सेस जो इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है इक्वल हाफ्स में, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। और वर्टिकल एक्सेस ऐसे बना लेते हैं, उसको डॉटेड लाइन से बना लेते हैं वर्टिकल एक्सेस को। तो वर्टिकल एक्सेस ये हो गई। वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। हालांकि ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन अच्छी लंबी है ना, वो नहीं करनी हमको, वो पूछी नहीं जाती पेपर में, और बहुत कुछ है मटेरियल पूछने के लिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है। और ये आप लोग जानते ही हैं कि जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर में लिया जाता है मिरर का सेंट्रल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है। और जब लेंसेज की बात करते हैं तो लेंसेज में कहते हैं कि वर्टिकल एक्सेस और प्रिंसिपल एक्सेस जहाँ मिल रही है ना, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंसेज में सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं और मिरर में सारे डिस्टेंसेस पोल से लिए जाते हैं। और जो आपका साइन कन्वेंशन है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी राइट की तरफ वाले जितने भी है सब पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ वाले नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, यही है। ठीक, आगे देखें। अगला है प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। तो इसमें ना जो हमारा फोकस है, फोकस 2 होते हैं, तो वही चीज़ समझा रखी है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, it is a fixed point on the principal axis such that rays starting from this point in convex lens or appearing to go towards this point in concave lens after refraction through the lens become parallel to the principal axis। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि जैसे हमने लेंस बना लिया कॉन्वेक्स, तो अगर कोई चीज़ फोकस पर रखी हुई है एफ पर, अगर मान लीजिए हमने कोई लाइट का सोर्स, कोई कैंडल रखी हुई है, तो उसमें से जो लाइट रेज निकल रही हैं, जैसे एक लाइट रे निकली, दूसरी लाइट रे निकली, तीसरी लाइट रे निकली, चौथी लाइट रे निकली, अगर वो फोकस पर रखी हुई है तो ये सारी लाइट रेज जो हैं टकराने के बाद पैरेलल हो जाती हैं। ऐसा होता है। तो ये तो कॉन्वेक्स के केस में हो गया। तो कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स लेंस एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है, एक पैरेलल डायरेक्शन देता है लाइट रेज को। तो अब कभी भी आप नोटिस करिएगा, जो कार्स होती है ना, कार्स की जो हेडलाइट होती है वो आगे से कर्व्ड होती है, कभी भी देखना आगे से कर्व्ड रहती हैं। ठीक, अच्छा, फिर आप कहोगे नहीं आजकल तो नई गाड़ियाँ आ रही है, मैं तो फ्लैट देखी, मैंने तो फ्लैट है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी ट्रांसपेरेंट लगा रखी हैं। उस फ्लैट को भी जरा आँख पास में ले जाकर जरा देखना कि बाहर की कवरिंग भले ही फ्लैट दे रखी है, अंदर से कर्व्ड है, वो अंदर से कर्व्ड है। आजकल वो आ रही है ना, वो LED लाइट्स वगैरह आती हैं गाड़ियों में, बहुत दूर तक लाइट रेस जाती हैं, तो वो कॉन्वेक्स होती हैं। कॉन्वेक्स क्यों भाई? आप एक डायरेक्शन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं लाइट रे ऐसे नहीं इधर उधर फैल जाए और दिखाई ना दे कुछ भी। ठीक है, तो लाइट रे प्रॉपर एक डायरेक्शन में जाए, तो उसमें हमें कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, फोकस पर क्या होता है उसके अंदर? बल्ब। फोकस पर बल्ब होता है जो आप ऑन करते हैं, लाइट जो ऑन करते हैं। सेम स्कूटर्स में है, बाइक्स में है,
ठीक है ना। तो ये है, वो एक डायरेक्शन देती है। अच्छा, अगर लाइट रेज को दूर दूर तक फैलाना हो तो क्या करना है, तो कॉनकेव लेंस यूज करा जाता है। इसीलिए कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, फैलाने वाला लेंस। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, एक तरफ सारी की सारी लाइट रेज को एक डायरेक्शन देता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिएगा, दोनों लगते हैं एक्चुअली, दोनों लगेंगे, डाइवर्जिंग भी लगेगा, कन्वर्जिंग भी लगेगा। कन्वर्जिंग कब लगेगा, जिस पर चालान नहीं कटता, जिसको लो बीम कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग क्या है, वो आपको सड़क दिखाता है। ठीक है, और ये चीज़ गाजियाबाद में एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ सब हाई बीम पर चलते हैं, है ना। सामने वाले को जब तक अंधा ना कर दें हम, है ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ सब हाई बीम पर चलते हैं। बाकी तो मतलब थोड़ी सी जो अच्छी अच्छी जगह हैं, दिल्ली में भी अगर साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रोक लेंगे, भैया आ जाओ इधर, है ना, तो चालान कटता है। हाई बीम पर नहीं रखना होता। अब हाई बीम का क्या काम होता है, जब आप बिल्कुल खाली सड़क पर जा रहे हैं, आप हाईवे पर हैं, तो हाईवे का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको दूर तक देखना है, ये हाईवे है, तो वहाँ पर हाई बीम अलाउड है। लेकिन लोकल ट्रैफिक में हाई बीम अलाउड नहीं होती। तो क्या होता है कि वो जो क्या कहते हैं, जो हम गाड़ी में एडजस्ट करने का होता है, स्कूटर में एक स्विच होता है, तो वो स्विच क्या करता है कि उसमें मतलब कॉन्वेक्स की तरफ से लाइट रेज जाने लगती हैं, और हाई बीम में क्या होता है, कॉनकेव की तरफ से जाने लगती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है। इसमें क्या होता है, एक लाइट रे ऐसे आई और ये लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, दूसरी लाइट रे ऐसे आई, ये भी फोकस की तरफ जा रही है, तीसरी लाइट रे भी फोकस की तरफ जा रही है, चौथी लाइट रे भी फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, फोकस तक ये जा रही है, लेकिन होता क्या, टकराने के बाद ये भी पैरेलल हो जाती हैं। तो फोकस वो चीज़ है जिससे लाइट रेज आए तो भी पैरेलल हो जाएगी, और जिसकी तरफ लाइट रेज जाए तो भी वो पैरेलल हो जाएगी, ये होता है। ठीक है, गाड़ी के केस में क्या होता है, गाड़ी में फोकस की तरफ लाइट रेज आती नहीं है, गाड़ी में बल्ब रखा रहता है, यहाँ पर, यहाँ बल्ब रखा रहता है, तो बल्ब से जब लाइट रेज निकलेंगी तो वो तो फैलेंगी ही फैलेंगी, कॉनकेव उसको फैलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाइट रेज इधर आ रही हैं फोकस की तरफ, लेकिन आ नहीं पा रही, पैरेलल हो जा रही हैं। यहाँ क्या है, कॉन्वेक्स में कि लाइट रेज फोकस से निकल रही हैं, है ना, तो निकल कर फैलना चाह रही हैं, लेकिन फैल नहीं पा रही, पैरेलल हो जा रही है। ठीक, तो ये दो इसमें फोकस होते हैं। दो फोकस क्यों होंगे, अरे भाई ये वाला फोकस क्या होगा, इधर वाला जो बाद वाला जो सरफेस है, इस बाद वाले सरफेस को अगर मैंने कंप्लीट करा तो एक स्फीयर बन गया, उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इस सरफेस को ज्वाइन कर दूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही तो फोकस होता है। ठीक है ना, अगर मैं इधर इसको कंप्लीट करूंगा तो इधर भी वही स्फीयर बनेगा, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर भी फोकस, तो दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो एक, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तो फोकस अलग अलग होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग आएंगे। आपने जो 10th क्लास में करा था उस, हाँ जो 10th क्लास में आपने करा था, 10th क्लास में सेम होता था, 10th क्लास में दोनों तरफ का फोकस सेम होता था, सेम लेंथ पर होता था, यहाँ अलग अलग होगा। ठीक है, तो अब एक कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, एक कहलाता है सेकेंडरी फोकस। तो जो प्रिंसिपल फोकस है, इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, वही इसकी पहली वाली जो सरफेस है ना, वो ये है, पहली वाली सरफेस ये है, मतलब जब लाइट रेज इधर से आ रही है, लाइट रेज हमेशा लेफ्ट से ही आएंगी, तो पहली वाली सरफेस ये है, तो इसका रेडियस कहाँ आएगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो वो राइट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ अगर कोई चीज़ मेजर करी जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस ये होगा भाई, इधर होगा एफ, और इधर वाला फोकस को एफ डैश बोलेंगे। ये किसका है, ये बाद वाली सरफेस की वजह से। अब इस पर आ जाओ, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर बनने का पहला स्फीयर, तो इसका प्रिंसिपल फोकस एफ इधर होगा, इसमें एफ इधर होगा, और सेकेंडरी फोकस बाद वाली सरफेस एफ डैश, वो एफ डैश इधर होगा, ये एफ डैश है, एफ डैश, समझ गए। ठीक, बाकी डिटेल में इसको करते हैं, आज आप इतना ही कर लीजिए। ये टर्म्स है, साइन कन्वेंशन भी वही है सेम। मैं तो पेज नंबर 43 रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इससे करवाऊंगा। और इस टॉपिक को देखकर टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको ये, मैं सिर्फ एक करवाऊंगा, टोटल 6 डेरिवेशंस हैं, बाकी 6 की 6 आप कर लोगे।
सेम प्रोसीजर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब वो आपको देखकर लगेगा कि 10-12 पेज हैं, बहुत जल्दी निपटेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, अभी बता। फिर ये आता है सब नॉर्मल, बट अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो फिर इसका 2/2 है। ABG को 1/GBU दे वो। तो जब वो करते हैं तो ये भी तो चेंज हो जाता है ना। ये तो मैंने ABG को लिखा है, ABG एज पर फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को राइट, वो होता है 1/GBU। तो ये एज पर रहेगा, ये एज पर रहेगा। अब मैं GBU कर रहा हूँ तो ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, और ये 2 नीचे आ गया, उनको मैंने लिखा है √2 ऐसे। हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया रेसिप्रोकल। मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया है। मैंने क्या किया, ABG था, मैं उसको GBU करना चाहता हूँ। GBU कब होगा जब इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला है। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया यहाँ रेसिप्रोकल Yes. ओके सर ये खोलिए करके दे दूँ। हाय बाय बाय।